बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th-10th में पढ़ी है कि किसी भी बॉडी में जो भी वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसे एनर्जी कह देते हैं। अब एनर्जी दो तरह की होती हैं। पहली वाली हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है नी। तो पहला टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हो सकता है कि आपने इससे पहले 9th में ये टॉपिक होते थे, आप लोग सामान्यतः एक फार्मूला पढ़ते थे हाफ mv²। तो आज हम लोग इसको निकालना भी सीखेंगे और इसकी बेसिक कंसेप्ट जानेंगे वो क्या होती है, जिसको हम लोग कहते थे गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस टॉपिक को हम लोग लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का गतिज ऊर्जा, गति के साथ जो जुड़ी हुई ऊर्जा है। तो ये है क्या, इसकी कंसेप्ट ये है कि किसी बॉडी को शून्य से कोई वेलोसिटी, मान लिया सपोज कीजिए यहाँ पर एक वेलोसिटी v हो गई, तो ए पॉइंट पर माना वो 0 थी, इस बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है ना। इस वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करने में जो भी वर्क डन करना पड़ा वो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा, कोई बॉडी 0 पर है, रेस्ट पर है, वहाँ से उसको कोई वेलोसिटी v तक एक्सेलरेट करने में जो भी वर्क डन करना पड़ा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका उल्टा भी चलेगा। इसका उल्टा क्या है, मान लिया कि ए पॉइंट पर, जरूरी नहीं कि अब बॉडी रेस्ट पर होनी चली, मान लिया ए पॉइंट पर बॉडी थी, v वेलोसिटी से चल रही थी और ये बी पॉइंट पर आते आते कहाँ क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई, यानी कि इसकी स्पीड अप कितनी होगी, वेलोसिटी 0 हो गई। तो v वेलोसिटी से चलती हुई किसी बॉडी को 0 तक लाने में, 0 जाना जरूरी है, 0 तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा होगा वो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी डेफिनेशन दो तरह से है और हम दोनों तरह से देखेंगे कि क्या इसके फॉर्मूले सेम आते हैं या नहीं आते। तो सेम कंडीशन को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। पहली कंडीशन में हम ये पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ लिया कि f कांस्टेंट नहीं होता है। f की भी दो कंसेप्ट हैं, या तो f कांस्टेंट हो, नियत हो, या f वेरिएबल हो, परिवर्ती हो। तो मान लिया पहली बार जो आपका फोर्स है f, वो क्या है, नियत है या कांस्टेंट है, ठीक है ना। कि पहली बार जो आपका बल है वो नियतांक है। तो कंसेप्ट लेके चलते हैं। मान लिया ये जो बॉडी थी ये इनिशियली रेस्ट पे थी और इस पर हमने एक फोर्स F अप्लाई करा और सपोज कीजिए कि कोई डिस्टेंस S चलने के बाद, ठीक है, कोई डिस्टेंस S चलने के बाद ये B पर पहुंची, ये B पॉइंट पर है और यहाँ पर इसने वेलोसिटी गेन कर ली है v। अब इस पूरी प्रोसेस में जो भी वर्क डन हुआ होगा वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मेन कंसेप्ट क्या है, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमें फॉर्मूला पता है Fs। ये फॉर्मूला कब लगता है ये भी बताया था, क्योंकि जहाँ पर आपका F क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब की बार फोर्स हमने कांस्टेंट लिया है, ठीक है ना। हम दो तरह से इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो F इज इक्वल टू हो गया ma और s, ठीक है ना। मान लिया ये बॉडी अगर m मास की रही हो, ठीक, और F फोर्स लगने पे इस पर a एक्सीलरेशन आया अगर, तो F इक्वल टू ma। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इस a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये आपकी इक्वेशन 1 कर लेते हैं। यहाँ पर बॉडी इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे, तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी 0। बॉडी ने a एक्सेलरेशन गेन किया और इस b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई है v और ये डिस्टेंस थी s। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो v² u² प्लस 2as, तो v² u0 हो गया ट्वाइस as। तो आप इससे जो भी चाहें वो वैल्यू निकाल लें। s की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 2as इज इक्वल टू v², या a इज इक्वल टू आ गया v² अपॉन 2s, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये w जो हो जाएगा वो क्या था, mas था, ms ही रहा, a की जगह पर रख दिया हमने v²/2s और एक s ऑलरेडी है तो s से s कैंसिल। तो जो वर्क डन आ गया वो 1/2 mv², और यही क्या होगी इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो k इक्वल टू हाफ mv²। बच्चों थोड़ा ध्यान भी देना, इस वाली प्रोसेस में हमने कोई डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करा है क्योंकि आपका एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखना इन पूरी प्रोसेस का, ठीक।
अब बच्चों इसका उल्टा चलते हैं, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि 0 से v स्पीड तक या v से 0 तक लाने में। तो अब मान लिया अगर इसी बार ये a पॉइंट पर v वेलोसिटी से चल रही है और b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, अब की बार इसको v ही रख लो और फाइनल स्पीड को अब की बार अगर हम ऐसा करते हैं, इनिशियल को u मान लेते हैं, फाइनल को v कर लिया, तो v अब की बार 0 होगी। ठीक है। तो अब की बार काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। देखो कॉमन सेंस है, बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी, b पर पहुंच के 0 पर आ गई, माना इसने इस डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगा होगा इसमें, एक रिटार्डेशन लगा होगा बंधन, जैसे अभी तक एक्सेलरेट हुई थी अब की बार ये रिटार्ड हुई होगी। तो अब की बार जो a होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंसेप्ट वही है, k इज इक्वल टू w इज इक्वल टू MAS। ठीक है ना। तो अब हम a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इसमें से, तो फिर वही करो, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2s, क्योंकि a अब की बार नेगेटिव हो गया, तो v ऐसे ही रहा, v आपका हो गया 0, u स्क्वायर माइनस 2as, तो ट्वाइस as इज इक्वल टू u स्क्वायर, या s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a। तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो m ये ऐसे ही रहा, s की जगह पर u स्क्वायर बाई 2a से 2a कट गया, mu स्क्वायर बाई 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mu स्क्वायर। तो बच्चों देखो दोनों जगह से एक ही फॉर्मूला आया, अगर आप लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए करेंगे तो आप कहीं भी प्रोसेस से करिए आपका आंसर एक ही आएगा। तो बच्चों अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालना सीख लिया था, अब हम इसमें एक काम करेंगे। हमारा जो टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हम उसकी ओर जाते हैं, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय की ओर जाते हैं। ठीक है। तो उसकी कंडीशन को समझते हैं। हमने जो इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने क्या निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, तो F हमारा कांस्टेंट लिया था। अब हम ऐसा करते हैं, उसमें हमने कंडीशन क्या ली थी, इनिशियल 0 से v तक एक्सेलरेट करने में जो भी वर्क डन है वो उस बॉडी की गतिज ऊर्जा होती है। अब की बार हम इसको इनिशियली 0 ना मान के ये मान लेते हैं कि माना ये इनिशियली u स्पीड से चल रहा था, एक कांस्टेंट फोर्स F लगा और ये a इसका एक्सीलरेशन है, इससे एक्सेलरेट होने के बाद इसकी स्पीड b पर s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद v हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर आप इसके लिए अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएं तो वो क्या बनती है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। इस कंसेप्ट को समझना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। ठीक। अब जो हमारा वर्क डन होता है, अगर हम उस वर्क डन पे जाएं तो वर्क डन क्या हो गया, a से b तक जाना है, तो वर्क डन वही हो गया F इज इक्वल टू F इंटू एस, क्योंकि एंगल 0 है दोनों के बीच का, तो cos 90 cos 0 1 हो गया, तो ये बन गया F की जगह पर लिख देंगे MA और S। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस AS पे जाओ, इस AS की जगह क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो MS ही रहा, AS की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, या अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो पहला टर्म बन जाता है mu स्क्वायर बाई 2, दूसरा mv स्क्वायर बाई 2, दूसरा mu स्क्वायर बाई 2। क्या मीनिंग है, हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो ये चीज़ अपने आप में देखो बड़ी महत्वपूर्ण है, हाफ mu स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी, b पर, माइनस हाफ mu स्क्वायर, u उसका वेलोसिटी थी a पॉइंट पर, ka, यानी कि b की गतिज ऊर्जा माइनस a की गतिज ऊर्जा, और वो किसके बराबर है, आपके वर्क के बराबर है, यानी कि दो गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर है वो किए गए कार्य के बराबर है। या आप सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि कार्य क्या है, दो गतिज ऊर्जाओं का अंतर। ठीक है। एक तो हमने काइनेटिक एनर्जी पहले पढ़ी, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़े कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है 2 पॉइंट का, वो किसके बराबर है, उनके बीच के वर्क डन के बराबर है। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्लियर हो गया। इसी को हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी बार f कांस्टेंट ना होके वेरिएबल हो गया, यानी कि परिवर्तनशील हो गया, तब हम क्या करेंगे। तो अब हम इसमें आते हैं, मान लिया सेम वही प्रोसेस लेते हैं कि
सपोज कीजिए इस पर आपने एफ लगाया, जैसे अभी तक तो आपका एफ जो था क्या था, एम ए होता है, ये एम तो बदलता नहीं, ए आपका फिक्स था इससे पहले, यानी कि ये आपका कांस्टेंट से चल रही थी। अब ये ए कांस्टेंट ना होकर यानी कि समय के साथ ये ए बदल रहा है, तो इट मीन्स कि ए बराबर क्या होता है डी वी बाई बी डी टी। तो मीनिंग क्या है कि ये डी वी का जो अंतर है ये लगातार बदल रहा है। तो जैसे आपने पढ़ा था इससे पहले जब हम ग्राफ पढ़ते थे एक्सीलरेशन की वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो डी वी बाई डी टी जब कांस्टेंट होता था तो ग्राफ ऐसा आता था, ये कांस्टेंट के लिए होता था। और जब डी वी बाई डी टी परिवर्तनशील होता था तो ग्राफ जैसे अगर माना ये बढ़ रहा है तो कुछ इस तरह से आता था, यानी कि डी वी बाई डी टी अब की बार एक नियतांक या कांस्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो अब हम जो वर्क डन निकालेंगे, अब चूंकि ये कांस्टेंट नहीं है हम इसको छोटे स्टेप के लिए ले लेते हैं। मान लिया कि जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो एफ था उसने इतने फोर्स वो एरिया के इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क करा, इसको निकालेंगे। तो लेट ए पॉइंट से बॉडी ने जाना है माना बी पॉइंट तक, ठीक है ना, और आपका एफ कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। एक छोटे से पॉइंट हमने ये वाला पार्ट ले लिया, ये है माना डी एस, और यहाँ पर जो फोर्स लगा है सपोज वो एफ लगा है। तो इस फोर्स ने हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट का वर्क डन निकाल लेते हैं, यानी कि जितने छोटे से छोटे एरिया का। तो ये जो होगा डी डब्ल्यू कहेंगे इसको, ये हो जाएगा एफ डी एस। ठीक हो गया। एफ की जगह पर आ गया एम ए डी एस। जब भी चीज़ वेरिएबल होती है तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है। तो ए की जगह पर आ गया डी वी अपॉन डी टी और यहाँ डी एस। इसी को आगे लेके चलते हैं, डी एस अपॉन डी टी कर लेते हैं इसको, इस डी टी को इसके डिवाइड में कर लेते हैं। और डी एस बाई डी टी आपने पढ़ रखा क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है। तो ये जो वर्क डन आ गया डी डब्ल्यू, यानी कि इस छोटे से पार्ट का, ये पूरे का वर्क डन नहीं है, अभी ए से बी तक ले आने का वर्क डन नहीं, बल्कि इस छोटे से पार्ट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का। तो ये हो गया एम, इसकी जगह वी आ जाएगा तो एम वी डी वी। ठीक हो गया। तो बस इस तरह से आपका वर्क डन, जब आपकी चीज़ वेरिएबल होती है तो वहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अगर हम इसको ए से बी तक की बात करें तो लेट मान लो कि ये भी एक छोटा सा पार्ट होगा। इस छोटे से पार्ट में माने यहाँ पर इसकी स्पीड थी ई, और इस वेरिएबल फोर्स के थ्रू यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट क्या लगेगी u से v तक, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ गया w। ठीक है। तो m v डी वी यू टू वी, m बाहर आ गया, u टू v v डी वी। ठीक हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी कितनी पावर होगी, 1 पावर होगी। तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 जो उसका लॉजिक होता है, रूल होता है इंटीग्रेशन का, उस रूल से करा तो ये आ गया डब्ल्यू एम वी स्क्वायर बाई 1 + 1 2 हो जाता है यू टू वी। ठीक हो गया। अब हम इसी को आगे लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक बार अपर लिमिट रख देंगे, v की जगह v ही रख दिया तो v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस साइन लगेगा, लोअर लिमिट में u है तो u स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों दो तरीके थे, इससे पहले हमने नॉर्मल तरीके से निकाला था, आपकी बात कैलकुलस का प्रयोग करा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो देखो यहाँ से और छोटा हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो फिर वही चीज़, दो काइनेटिक एनर्जी का अंतर हो गया। अगर आप इसको के फाइनल कह दो के एफ, और ये के आई, आई का मतलब इनिशियल, के एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस के आई का अर्थ है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो जो आपका वर्क डन हुआ वो क्या हुआ कि दो गतिज ऊर्जाओं का अंतर, यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो बच्चों इसका आप लोग अभ्यास कीजिएगा। अब आगे वाला चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।